नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 8 जुलाई 2022 और स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इशू हम डिस्कस करेंगे एलजीबीटी कम्युनिटी की मेंटल हेल्थ से संबंधित। दूसरा इशू हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का आतंकवादियों की सरेंडर पॉलिसी से संबंधित कश्मीर में। तीसरा आर्टिकल हम हिंदू का डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल लॉज को अमेंड करने से संबंधित। चौथा आर्टिकल छोटा सा हम जूलियो रिबेरियो से संबंधित डिस्कस करेंगे। द ट्रिब्यून का, दैनिक ट्रिब्यून न्यूज़पेपर है ना, वहाँ पर जूलियो रिबेरियो का आर्टिकल आया है। वो पहले पुलिस कमिश्नर थे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एलजीबीटी कम्युनिटी की मेंटल हेल्थ से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जून का जो महीना था, पिछला महीना, वो प्राइड मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया गया। प्राइड मंथ सेलिब्रेट किया जाता है एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों के द्वारा। प्राइड मंथ इसलिए इस महीने से मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। मतलब एलजीबीटी कम्युनिटी का कहना है कि हमारी ये आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी पे हमें गर्व है, बजाय हम शर्म महसूस करें इस आइडेंटिटी में। तो पिछले महीने ना एलजीबीटी कम्युनिटी से संबंधित काफ़ी इनक्रेडिबल सोशल मीडिया स्टोरीज देखने को मिली, इमेजेस देखने को मिली। ये देखो एक मौका है जानने का कि एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग किस प्रकार के मेंटल इश्यूज से होकर गुजरते हैं। अब देखो, वैसे तो आपको पता है हमारे देश में अब सेक्शन 377 जो है वो डीक्रिमिनलाइज हो चुकी है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जजमेंट आने के बाद में। बट देखो, इसके बावजूद एलजीबीटी कम्युनिटी के जो चैलेंजेस हैं वो हमारे देश में अभी भी समाप्त नहीं हुए हैं। बहुत से मेंटल इश्यूज एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग फेस करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं आज भी। जैसे देखो, शुरुआत से ही, जन्म से ही बहुत सारे एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों में ना डिजोनेंस रहता है। डिजोनेंस का क्या मतलब होता है? देखो, डिजोनेंस का सिंपल मतलब होता है इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द बिलीव्स वन होल्ड्स और बिटवीन वन एक्शंस। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे देखो, आप ये मानते हो कि पैट्रियार्की गलत है, आप इक्वेलिटी में विश्वास करते हो, लेकिन फिर भी आप परिवार में पैट्रियार्की को बढ़ावा दे रहे हो, तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंसी है आपके बिलीव्स में और आपके एक्शंस में। एथिक्स में काफी आता है ये डिजोनेंस का कंसेप्ट। महात्मा गांधी बोलते थे, एथिक्स की बात आपको बताता हूं, आप यूज कर सकते हो, कि जो कोई भी पर्सन सोच रहा है ना, उसमें और जो वो एक्शंस ले रहा है, दोनों में ना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी इंसान जो है वो पीस में रह सकता है। अदरवाइज तो फिर हार्मनी में नहीं रह सकेगा। तो एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ में कई बार यही होता है। जन्म के समय उन्हें जो आइडेंटिटी असाइन कर दी जाती है ना, जैसे ए बच्चे का जन्म हुआ, उसे बोल दिया गया कि वो लड़का है, लेकिन अंदर से वो महसूस कर रहा है लड़की है। या फिर उसको जन्म से असाइन किया गया जेंडर क्या, लड़की है, वो अंदर से वो महसूस कर रहा है लड़का है। तो उसमें ना डिजोनेंस पैदा हो जाएगा और स्टिग्मा भी पैदा हो जाएगा कि अगर मैं बताऊंगा सबको तो मेरी बेइज्जती होगी, परिवार की बेइज्जती होगी। जो बता देते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा होता है, उनके साथ गाली गलौज होता है, एक्सट्रीम डिस्ट्रेस यानी एक्सट्रीम दुख से वो होकर गुजरते हैं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो खो जाती है। कई बार तो वो अपने आप से नफरत करने लगते हैं। ऐसी सिचुएशन में देखो, किसी की हेल्प मांगना ही बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मतलब हिम्मत कर पाना कि मुझे हेल्प चाहिए, इस सिचुएशन से निपटने के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है। वैसे तो देखो, एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग भी होते तो इंसान ही हैं। तो जैसे बाकी इंसानों के मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, उनके भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, लेकिन चूंकि वो अलग, उनकी अलग आइडेंटिटी है, अलग सोशल कंटेक्स्ट में वो जी रहे होते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा होता है, इसलिए यंग एज से ही वो ज्यादा स्ट्रेस फेस करते हैं एज कंपेरिजन टू नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। हमारा समाज देखो आज भी ऐसा है। जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये इश्यूज हमारे देश में नहीं डिस्कस किए जाते समाज में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या फिर फैमिली में भी। अगर डिस्कशंस होती भी हैं तो भी स्टिग्मा अटैच कर दिया जाता है, धब्बे के साथ देखा जाता है इन चीजों को। इसलिए देखो, एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उन लोगों को फाइंड आउट करना जो उनकी फीलिंग्स को महसूस कर सकें, जो उनकी सिचुएशन को समझ सकें। हमारे देश में और बहुत दूसरे देशों में ना शुरुआती एज से ही
हर एक को प्रेशराइज किया जाता है कि आपको जन्म के समय जो सेक्स असाइन किया गया है ना, जो सेक्सुअल आइडेंटिटी दी गई है, बस आप उसी को एक्सेप्ट कर लीजिए। और जो नहीं मानते उस आइडेंटिटी को फिर उनको धमकाया जाता है, गाली गलौज उनके साथ किया जाता है, उनको हमला किया जाता है उनके ऊपर। बहाना ये मारा जाता है कि हम उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दिमागी रूप से बीमार हैं। जबकि देखो, ऐसे लोग जिनको जन्म के समय जो सेक्सुअल आइडेंटिटी दी गई थी और अंदर से वो कुछ और आइडेंटिटी महसूस करते हैं, दोनों में जब मिसमैच होता है ना, तो काफ़ी स्ट्रेस फीलिंग्स होती हैं और इसको कहा जाता है जेंडर डिस्फोरिया। ऐसी सिचुएशन में मेंटल हेल्थ सर्विसेज की आवश्यकता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन देखो, सरकारी हॉस्पिटल्स में तो फैसिलिटीज इतनी अच्छी है ही नहीं मेंटल हेल्थ से संबंधित। तो एक सर्वे के अनुसार जो भी लोग एलजीबीटी कम्युनिटी के हैं और वो मेंटल हेल्थ संबंधित हेल्प चाहते हैं, तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं। लेकिन सभी इतने कैपेबल नहीं होते, इसलिए बहुत से लोग स्टिग्मा के चलते उस हेल्प से वंचित रह जाते हैं। और देखो, कोविड के दौरान तो सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि कोविड की महामारी के दौरान फोकस था महामारी को कंट्रोल करने पर। अब लास्ट में राइटर कुछ सजेशंस देते हैं, जैसे देखो, एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए इसके लिए। मतलब एलजीबीटी कम्युनिटी की जो मेंटल हेल्थ है वो सरकार के लिए एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो कि अभी फिलहाल नहीं है। एलजीबीटी कम्युनिटी की जो मेंटल हेल्थ है ना, वो नेग्लेक्टेड है हमारी सोसाइटी में। सरकार ज़्यादा फंडिंग भी नहीं देती इस इश्यू के लिए। तो हमें ना सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेज करने की आवश्यकता है, इंक्लूडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। स्कूलों में, कॉलेजेस में अगर इस इशू पर अवेयरनेस फैलाई जाएगी तो अच्छा होगा। कुछ लोग, अगर कुछ स्टूडेंट्स अगर ऐसे हैं जो आइडेंटिटी में मिसमैच महसूस करते हैं, तो वो आगे आएंगे मेंटल हेल्थ सर्विसेज को अवेल करने के लिए। इसके साथ साथ कम्युनिटीज़, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, पुलिस पर्सनल, फैमिलीज, ये भी देखो ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ एंगेज करने की आवश्यकता है इस इशू पर। देखो, सबसे बेसिक काम जो सोसाइटी कर सकती है वो ये कर सकती है, अभी जो स्टिग्मा अटैच है ना इसके साथ, कि नेगेटिव एटीट्यूड और नेगेटिव फीलिंग्स के साथ देखा जाता है। अगर सेक्सुअल आइडेंटिटी में कुछ मिसमैच होता है तो इस चीज़ को, ये स्टिग्मा नहीं होना चाहिए, तभी तो एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग सामने आएंगे ना। स्टिग्मा इतना ज़्यादा है कि जो एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने आप में डरते हैं कि हम बताएंगे तो लोग हमें नेगेटिव एटीट्यूड के साथ देखेंगे। एक वो स्टैंड अप कॉमेडियन है ना, स्वाति सचदेव, उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी। उन्होंने ओपनली माना था कि मैं बाइसेक्सुअल हूं। बट देखो, सबके लिए ओपनली ये एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता। अंत में आर्टिकल में ये कहा जाता है, एलजीबीटी कम्युनिटी की जो मेंटल हेल्थ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ इशू है। तो इसके लिए ना दोनों तरह के केयर की आवश्यकता है, प्रिवेंटिव केयर भी और सपोर्टिव केयर भी। प्रिवेंटिव केयर मतलब वो मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस ही ना करे, हमें ये इंश्योर करने की आवश्यकता है सोसाइटी में अवेयरनेस फैला के। सपोर्टिव केयर मतलब अगर वो मेंटल हेल्थ केयर इशू फेस करते हैं तो उनके लिए बेटर हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल हों, मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स उपलब्ध हों जो उनकी सिचुएशन को समझें और उसी हिसाब से उनका इलाज करें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी से संबंधित है। सरेंडर पॉलिसी के बारे में ये आर्टिकल है। कंटेक्स्ट देखो, ये है अभी हाल ही में ना साउथ कश्मीर के कुलगाम में 2 आतंकवादियों ने सरेंडर कर दिया एनकाउंटर के दौरान। ये देखो अपने आप में एक रेयर ऑक्यूरेंस है, रेयर घटना है, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि जो आतंकवादी हैं वो सरेंडर कर देते हैं। कल क्या हुआ, जैसे ही कुलगाम में एनकाउंटर स्टार्ट हुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस को पता लगा जो आतंकवादी हैं वो लोकल हैं। उनके परिवार वालों को बुलाया गया, कन्विंस करवाया गया कि वो हथियार गिरा दें, क्योंकि उन्होंने 1 हफ्ते पहले ही मिलिटेंसी को ज्वाइन किया था। वो परिवार वालों के कहने पर उन्होंने हथियार गिरा दिए और उनकी जान बच गई। देखो, जब आतंकवादी सरेंडर करते हैं ना तो इससे सबका फायदा होता है, जान बचती है। ऊपर से अगर एनकाउंटर हो जाता है तो इससे देश को भी नुकसान ही होता है, क्योंकि जिन आतंकवादियों का एनकाउंटर हुआ है उनके आस पड़ोस में, उनके परिवार में और ज़्यादा आइसोलेशन आता है, और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है, सिचुएशन बल्कि और ख़राब होती है। आतंकवादी एलिमिनेट नहीं होते और बढ़ जाते हैं, बल्कि कोई और फ्रस्ट्रेट होकर हथियार उठा लेता है। तो बात यह है
कि अगर आतंकवादी इस प्रकार से हथियार गिराते हैं तो ये एक अच्छा संकेत है। 2020 में तो काफ़ी आतंकवादियों ने हथियार गिराए थे, लेकिन 2021 में मुश्किल से कोई घटना सामने आई थी कि जब आतंकवादियों ने सरेंडर किया हो। तो अब समय आ गया है सरकार को ना अपनी जो सरेंडर पॉलिसी है वो और ज़्यादा मजबूत करनी चाहिए। सबसे पहली जो सरेंडर पॉलिसी आई थी ना वो 1995 में आई थी, और जिन आतंकवादियों ने सरेंडर किया उनके लिए अलग से एक गवर्नमेंट ने फोर्स भी बनाई, इखवान फोर्स। ये प्रो गवर्नमेंट मिलिशिया थी जो गवर्नमेंट के लिए काम करती थी, लेकिन इसकी अलग से प्रॉब्लम्स सामने आई। इसलिए सरकार 2004 में एक नई सेकेंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी लेके आई, और 6 साल बाद यानी 2010 में फिर से एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी लेके आई उन आतंकवादियों के लिए जिन्होंने सरेंडर किया है। हर एक जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी आई ना, वो पुरानी पॉलिसी की कमियों को दूर करने का उसने प्रयास किया। लेकिन देखो, बावजूद इसके अभी जो सरेंडर पॉलिसी है ना आतंकवादियों के लिए, उसके रिजल्ट्स काफी ज्यादा लिमिटेड सामने आए हैं। क्योंकि बहुत बार जब आतंकवादी सरेंडर कर देते हैं तो कुछ लोग, कुछ आस पड़ोस के लोग उन्हें स्टिग्मा के हिसाब से देखते हैं कि तुमने सरेंडर क्यों कर दिया। इवन सरकारी टर्म्स में भी काफी बार वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, फॉर्मर टेररिस्ट। तो दोनों ग्रुप्स के लोगों में, एक जो सरकार के साथ हैं वो ये मानते हैं कि ये फॉर्मर टेररिस्ट हैं, और जो टेररिज्म के सिंपैथाइजर हैं, जो सहानुभूति रखते हैं आतंकवाद के साथ, वो ये मानते हैं कि तुमने सरेंडर क्यों कर दिया। तो इसलिए जो इंसेंटिव होना चाहिए ना सरेंडर करने के लिए, वो काफ़ी स्ट्रोंग होना चाहिए। जैसे सोसाइटी के साथ अच्छा एंगेजमेंट, उनकी सेफ्टी इंश्योर करना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें प्रोवाइड करना, उन्हें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना, ताकि आगे जाके उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए मेन स्ट्रीम में शामिल होने से। ऐसी सिचुएशन में देखो, फैमिली का रोल जो है काफ़ी बड़ा हो जाता है। स्टेट साइकोलॉजिकल काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकता है ऐसे आतंकवादियों को जिन्होंने सरेंडर कर दिया है। बट देखो, ये सारे ना शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो यही है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों में किसी प्रकार का फ्रस्ट्रेशन या फिर आइसोलेशन है, उसे दूर करना। जैसे कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस अभी ठप पड़ी है, डीलिमिटेशन की रिपोर्ट आ चुकी है, वो इम्प्लीमेंट होगी, इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, स्टेटहुड की मांग चल रही है कि स्टेटहुड आना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे यूथ का फ्रस्ट्रेशन, आइसोलेशन दूर होगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें प्रोवाइड करना, क्योंकि अगर इंसान खाली है तो फिर वो इन सब चीज़ों के लिए समय देता है, लेकिन अगर काम धंधा है यूथ के पास में तो फिर वो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में संलिप्त नहीं होंगे। तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो यही है। अगर स्टेबिलिटी कश्मीर में लानी है तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस वहाँ पे स्मूथली चले। लोगों को एहसास होना चाहिए कि सत्ता हमारे हाथ में है, हम ही जम्मू एंड कश्मीर को गवर्न कर रहे हैं। और दूसरा, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना, यही लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन है। तो ये छोटा सा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इन्वायरमेंटल लॉज को अमेंड करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, शुरुआत में कंटेक्स्ट की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ना एक्सपर्ट्स और कुछ दूसरे स्टेक होल्डर्स से सजेशन मांगे कि हम ना इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के कुछ प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज करने जा रहे हैं। देखो, ये जो एक्ट है ना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये आया था हमारे संविधान के आर्टिकल 253 के अंतर्गत। पॉलिटी अगर आपने पढ़ी हो तो ये आर्टिकल कहता है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट जो है वो कोई भी कानून बना सकती है। तो इस एक्ट में कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं, मतलब इस एक्ट प्रोविजंस को वायलेट किया जाएगा ना, तो फिर वायलेटर को मैक्सिमम 5 साल की सजा हो सकती है, फाइन हो सकता है 1 लाख रुपए तक का, या फिर दोनों। और अगर लगातार वायलेशन चलता रहता है तो हर एक दिन के वायलेशन के लिए 5,000 तक का फाइन लग सकता है। और अगर 1 साल से ज्यादा के लिए वायलेशन चलता रहता है ना इस एक्ट के प्रोविजंस का, तो मैक्सिमम सजा हो सकती है 7 साल। लेकिन अब सरकार के द्वारा चेंजेस ये प्रपोज किए गए हैं, इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजन को हटा दो, सजा ना हो, फाइन लगे। लेकिन अगर इस एक्ट के प्रोविजंस को इस प्रकार से वायलेट किया जाता है कि लोगों की लाइफ जो है वो खतरे में आ जाती है या फिर इंजरी होती है, तो फिर एक्शन लिया जाएगा उस वायलेटर पर आईपीसी के तहत।
और जो पेनल्टी लगेगी ना, मान लीजिए किसी ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के प्रोविजन का वायलेशन किया, तो जो फाइन लगेगा वो फाइन जाएगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फंड में। इसके साथ साथ देखो जो प्रपोजल दिए गए हैं ना, अब जो पेनल्टी है उसे 1 लाख से इंक्रीज करके 5 करोड़ कर दिया गया है। अभी तो ये सिर्फ प्रपोजल्स हैं, कानून नहीं बने हैं, अभी सिर्फ सजेशंस मांगे हैं यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने। बट देखो राइटर क्वेश्चन ये रेज करते हैं, इम्प्रिजनमेंट का जो प्रोविजन था ना 5 साल की सजा और 1 साल से ज़्यादा तक अगर लगातार वायलेशन चलता है तो सजा एक्सटेंड हो सकती है 7 साल तक। ये प्रोविजन एक डेटरेंस का काम करता था, मतलब डर पैदा करता था कि कोई इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के प्रोविजन का वायलेशन ना करे। फाइन तो देखो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट ग्रुप्स भर देते हैं, लेकिन उन्हें जो सजा का डर लगता है ना वो उन्हें रोकता है इन्वायरमेंट प्रोविजंस को वायलेट करने से। हालांकि जो अमेंडमेंट्स प्रपोज हुए हैं ना वो इनके लिए नहीं है, फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन, वाइल्ड लाइफ का डिस्ट्रक्शन, क्योंकि ज़्यादातर क्राइम इन्हीं से संबंधित होते हैं। ये तो इनके लिए तो पहले जो प्रोविजंस थे वही लागू रहेंगे। वैसे तो दूसरे देशों में भी इन्वायरमेंटल क्राइम के लिए फाइन सबसे कॉमन मोड ऑफ पनिशमेंट है, लेकिन इंडिया में दिक्कत यह है, ये जो इन्वायरमेंटल क्राइम के बाद केस चलता है ना लंबे लंबे सालों तक चलते रहते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के अनुसार इंडियन कोर्ट्स में ना इन्वायरमेंटल वायलेशंस का जो बैकलॉग है ना उसके लिए 9 से लेकर 33 साल लगेंगे उन बैकलॉग को कवर करने के लिए, क्लियर करने के लिए। बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। 2018 से अगर शुरुआत करें उस समय 45,000 इन्वायरमेंटल केसेस पेंडिंग थे रिड्रेसल के लिए, और बट साल खत्म होते होते 35,000 केसेस और ऐड हो गए। देखो सिर्फ फाइन लगेगा तो हो सकता है कि केसेस शायद जल्दी रिड्रेस हों, बट फिर फाइन के अगेंस्ट अपील्स भी ज़्यादा फाइल होंगी। और वही बात, जो इम्प्रिजनमेंट का डर है ना वो रोकता है बहुत से कॉर्पोरेट ग्रुप के लोगों को इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का वायलेशन करने से। फाइन से उन्हें डर नहीं लगता, सजा से लगता है। एसेंस यही है इस पूरे आर्टिकल का, इन्वायरमेंटल जो केसेस है ना उनका जल्द से जल्द डिस्पोजल होना चाहिए और जिन लोगों ने गलती की है उनको सजा मिलनी चाहिए ताकि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल रिलीजियस फेनेटिक्स से संबंधित है। जूलियो रिबेरियो के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ये देखो आईपीएस ऑफिसर थे और पंजाब इंसर्जेंसी के दौरान इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। देखो ये कहते हैं कन्हैया लाल का जो मर्डर हुआ राजस्थान में, ये रिलीजियस फेनेटिसिज्म का एक एग्जाम्पल है। वैसे तो देखो आप सभी धर्मों में रिलीजियस फेनेटिक्स देखोगे, लेकिन हाल के कुछ सालों में इस्लाम में रिलीजियस फेनेटिक्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। आप देखिए इस्लामिक स्टेट एक उभर के इमर्ज होके आया जिसने इराक और सीरिया के एक पूरे एरिया पर कब्जा कर लिया और शरिया को लागू करने की कोशिश की, सो कॉल्ड शरिया को उनके अनुसार। उसी प्रकार से आप अफगानिस्तान में देख लीजिए, तालिबान का कब्जा हो गया। तो मतलब इस्लाम में ब्लास्फेमी को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। पाकिस्तान का आप एग्जाम्पल लीजिए, ब्लास्फेमी के लिए मौत की सज़ा है, वहाँ पे ब्लास्फेमी का काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है। अक्सर जो मुस्लिम नहीं होते, जैसे हिंदू वहाँ पे माइनॉरिटी हैं, क्रिश्चियन माइनॉरिटी में है, उनका किसी पड़ोसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो उन पे इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि उन्होंने ब्लास्फेमी की है, उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद या फिर अल्लाह के बारे में कुछ कहा है। और देखो माना यह जाता है बिलीवर मतलब मुस्लिम्स ने जो कहा है उनकी बात सच है, और नॉन बिलीवर्स जो बोले उनको एज ए सच एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। नॉन बिलीवर मतलब हिंदू या फिर क्रिश्चियन। ऐसे केसेस काफ़ी सामने आए हैं पाकिस्तान में और जिनको इंटरनेशनल प्रेस ने भी काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी। इसके अलावा देखो सिखिज्म में भी आपने पिछले कुछ महीनों में लिंचिंग की खबरें पढ़ी होंगी। आरोपियों पर आरोप था कि उन्होंने ब्लास्फेमी की कोशिश की, गुरु ग्रंथ साहिब जी को खंडित करने की कोशिश की, तो लिंचिंग हुई उनकी। हिंदुइज्म की बात अब करते हैं। देखो ना, हिंदुइज्म में भी अब कुछ रिलीजियस फैनेटिक्स की जो संख्या है ना वो इंक्रीज हो रही है। उसका रीजन ये है, मतलब सोशल मीडिया पर आपने भी देखा होगा एक बड़ा वर्ग, इवन वीडियोस में कमेंट्स में आप देखते हो कुछ लोग बहुत ज़्यादा
बुरा भला कहते हैं दूसरे धर्म के रिलीजियस फैनेटिक्स को। फॉर एग्जांपल जो कटर रेडिकल इस्लाम वाले होते हैं ना, उनको बुरा भला कहते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब के कमेंट्स में। तो इंडिया में, राइटर के अनुसार इंडिया में भी हिंदुइज्म के रिलीजियस फैनेटिक्स का इमर्जेंस हो रहा है। किसके अगेंस्ट? जो रेडिकल इस्लाम वाले फैनेटिक्स है ना, उनके अगेंस्ट। हिंदुइज्म में ये फेनोमेनन अपने आप में नया है, पहले ऐसा नहीं था। या फिर यूं कह सकते हैं पहले लो स्केल पे था बिल्कुल, लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद अब ये बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया है। अब जैसे हिंदू देवी देवता के बारे में अगर कुछ टिप्पणी की जाती है तो बहुत से जो रिलीजियस फैनेटिक्स हैं उसको बर्दाश्त नहीं करते। मतलब देखो, आप जनरलाइज मत कीजिए कि वो टिप्पणी गलत है, सही है, लेकिन जो भी हो, मतलब अब इन इश्यूज को ना काफ़ी जोर शोर से उठाया जाता है। जैसे सोशल मीडिया पर कैंपेन चलने लगते हैं, बाइकआउट दिस कंपनी, बाइकआउट दिस ब्रांड। बट देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, वो समाज के लिए ठीक नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो। देखो, किसी को भी ना किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी धर्म के अंदर जो वर्शिपिंग फिगर्स होते हैं ना, उनके बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। बट ऐसा भी नहीं कि आप थोड़ा सा भी बोलो बिल्कुल ही आपको बाइकआउट करने किया जाने लगे, फिर तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन रही नहीं ना, फिर तो धर्म के ऊपर कोई बोलेगा ही नहीं। अब जिस चीज के ऊपर कोई बोलेगा ही नहीं, तो फिर उस स्पेस को ना ऐसे लोगों के द्वारा कैप्चर कर लिया जाएगा जो अपना इंटरेस्ट सर्व करना चाहते हैं। मैं आपको ना ये लाइन फिर से बोलता हूं, देखो, अगर आप इतना डर कायम कर दोगे कि रिलीजन के ऊपर कोई बोलने से डरेगा, तो फिर ना उस स्पेस को किसके द्वारा कैप्चर कर लिया जाएगा? उन लोगों के द्वारा कैप्चर कर लिया जाएगा जो रिलीजन को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। वही चलाएंगे कि हमारा धर्म ऐसे है, चाहे इस्लाम हमारा ऐसे है, हिंदुइज्म हमारा ऐसे है, क्योंकि बाकी तो कोई बोल ही नहीं रहे ना डर के चलते। ये चीज पहले इस्लाम में हुई थी। कुछ लोग बोलते हैं कि आतंकवादियों के अगेंस्ट या फिर इस्लाम के कंजर्वेटिव वर्जन के अगेंस्ट कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? मतलब जो मॉडरेट मुस्लिम्स हैं, जो लिबरल मुस्लिम्स हैं, वो बोलते क्यों नहीं हैं? तो उन्होंने, दोस्तों ने बताया कि देखो, डर लगता है, सीधी सी बात है। अब वही चीज ना हिंदुइज्म में भी हो रही है, ऐसा राइटर का मानना है। जैसे आप वीडियो बनाओगे, आप सेकुलरिज्म की बात करोगे, आप हिंदू मुस्लिम में भाईचारा की बात करोगे, तो कुछ लोग हिंदुइज्म में भी ऐसे होंगे जो बोलेंगे, अरे तुम आए बड़े सेकुलरिज्म के ठेकेदार, देखो क्या हुआ है हमारे साथ, ऐसे मतलब बातें करने लगेंगे।